और बंगाल में एसआईआर को लेकर लगातार तनातनी बढ़ी हुई है, इसी को लेकर करेंगे चर्चा। बंगाल में दरअसल एसआईआर को लेकर तनातनी बढ़ती जा रही है और अब तक टीएमसी की तरफ से चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जाते थे, लेकिन अब ममता दीदी के विधायक खुलेआम धमकियां दे रहे हैं। दरअसल फरक्का से टीएमसी विधायक हैं मुनीरुल इस्लाम, उन्होंने मुर्शिदाबाद में एक मंच से चुनाव आयोग को सीधी धमकी दे डाली। मुनीरुल इस्लाम ने खुलेआम लोगों को भड़काते हुए कहा है कि छोटे लाठी का डंडा नहीं चलेगा, डंडे को झंडे से बांधना होगा और इलेक्शन कमीशन की कमर भी ढीली करनी पड़ेगी। विधायक मुनीरुल इस्लाम ने खुल्लम खुल्ला चेतावनी दे डाली है चुनाव आयोग को कि उनका पट्टा उतार दिया जाएगा। दरअसल टीएमसी विधायक यहीं नहीं रुके, विधायक मुनीरुल इस्लाम ने यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग को पाताल से खींच ले आएंगे। सवाल यह है कि दीदी के विधायक इतने आखिरकार भड़के हुए क्यों हैं, आपको वो भी बताते हैं। दरअसल मुनीरुल इस्लाम का आरोप है कि राम वालू का तो नाम ठीक है, लेकिन रहीम वालू के नाम काटे जा रहे हैं और ऐसे में सवाल है कि दीदी ब्रिगेड की बौखलाहट इतनी आखिरकार क्यों बढ़ गई है। अब इसी पर करेंगे बहस और तो आपको बता दें, लेकिन पहले वो वाइट आपको सुनवाते हैं कि मुनीरुल इस्लाम ने आखिरकार बोला क्या है, वो भी उनकी प्रतिक्रिया आपको पहले सुनवा देते हैं। এই ঝান্ডা কমছি, ঝান্ডা চলবে না, লাঠিতে ভাঙতে হবে, লাঠিতে। और কোমরকে ঢিলা করে দিতে হবে নির্বাচন কমিশনের। মানুষকে নিয়ে ছেলা চালানো করছো আর তুমি নিরাপত্তা নিয়ে ঘেরাটোপের মধ্যে আছো না, তুমি আকাশে আছো, পাতাল থেকে ছেঁচিয়ে বের করবো, পাতাল থেকে বের করবো। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार ये मुद्दा क्या है, क्यों इतनी बहस छिड़ी हुई है। तो आपको बता दें कि ममता के जो एमएलए हैं, यानी कि ममता दीदी के जो विधायक हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को धमकी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि राम वाले तो ठीक है, लेकिन रहीम वालों का वोट काटा जा रहा है और ये मुद्दा इसलिए भड़का हुआ है क्योंकि एसआईआर चल रहा है। और ऐसे में उन्होंने यहां नहीं रुके, कहा छोटी लाठी से काम नहीं चलेगा, उसके लिए लाठी बड़ी करनी पड़ेगी। और एसआईआर को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल में एक के बाद एक बयान दिए जा रहे हैं, चाहे फिर वो ममता बनर्जी हो या फिर उनके विधायक हो। और मुनीरुल इस्लाम ने ये बड़ा बयान दिया है, कहा है कि चुनाव आयोग की कमर ढीली करनी पड़ेगी। ये सीधे तौर पर खुल्लम खुल्ला एक मंच से उनके तरफ से कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग को कमर ढीली करनी पड़ेगी, आपको डंडे बढ़ाने पड़ेंगे, ये झंडों से काम नहीं चलेगा, इनमें डंडे बांधने पड़ेंगे और पाताल लोक से निकाल कर लाऊंगा। यानी कि ये सीधे तौर पर चुनाव आयोग को खुल्लम खुल्ला धमकी एक मंच से इन विधायक की तरफ से दी जा रही है और इसको लेकर अभी तक किसी की तरफ से सफाई भी पेश नहीं की गई है। और पश्चिम बंगाल की जब बात होती है तो ममता दीदी के विधायक लगातार ऐसी बयानबाजी करते रहते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी खुद कह चुकी हैं, आपके पास महिलाओं से वो कहती हुई नजर आई थी कि आपके पास हथियार हैं, बेलन है, आपके किचन में ऐसे तमाम हथियार हैं जिनको यूज करिए। यानी कि एसआईआर को लेकर एक तरफ चुनाव आयोग पर आरोप लगाए जा रहे हैं, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी का समर्थन चुनाव आयोग कर रहा है और वही वोट काटे जा रहे हैं जो ममता दीदी के हैं, यानी कि रहीम वाले हैं। और ऐसे में राम वाले जो वोट हैं उनको नहीं काटा जा रहा है। यानी कि सीधे तौर पर यह बहस अब हिंदू मुस्लिम पर भी आती हुई दिखाई दे रही है। यहां तक नहीं रुकते हैं ममता बनर्जी के विधायक और ममता बनर्जी खुद लोगों से, जनता से ये कहती हुई नजर आती हैं कि आपके पास तमाम हथियार हैं, किचन में आप हैं, उसमें आप जाके देख सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं। तो सीधे तौर पर एक तरह से कहा जा सकता है कि जनता को भड़काने की भी कोशिश की जा रही है। और इसी पर करेंगे आज बहस। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, तारीफ करवा देते हैं उनका आपसे। सुधीर कुमार सोनी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं और मोहम्मद इतेशामुल हक टीएमसी नेता भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। सर आपसे हक जी, आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं। कैसी लैंग्वेज यूज की जा रही है पश्चिम बंगाल में, कैसी भाषा आपके विधायक यूज करते हुए नजर आ रहे हैं? किसको निकालेंगे पाताल लोक से? डंडा आखिरकार क्यों बड़ा करना पड़ रहा है आप लोगों को? देखिए, सबसे पहले टीवी 100
आपके तमाम श्रोताओं को नमस्कार, और आपको खासकर आर्या जी चतुर्वेदी जी, आपको भी नमस्कार। जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, ये जो फरक्का के एमएलए मनीरुल इस्लाम का ये जो 2-3 दिन पहले का ये इंसिडेंट जो वाकया है, कहीं न कहीं समझ लिए उनका आक्रोश बिल्कुल सही है कि जो हिंदू भाई हमारे हैं उनके नाम का कोई भी तरह का डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जा रहा, उनका अप्रूवल कर दिया जा रहा हर चीज। और जहां नाम मुसलमान का आता है, जहां रहीम का नाम आता है, वहां पर 11 से 12 के डॉक्यूमेंट ला करके देना पड़ता है। ये तो इस वजह का ये आक्रोश उनका बिल्कुल सही है। ये हमारा भारत देश जो है सबका समझिए फंडामेंटल राइट दिया, चाहे वो किसी भी जाति किसी भी फंडामेंटल राइट्स। सर फंडामेंटल राइट्स क्या ये देता है कि आप जनता के बीच जाइए, उनको भड़काइए, कि लाठी डंडे निकालिए, उनको बड़ा करिए, चुनाव आयोग की कमर ढीली करनी है? ये अधिकार तो नहीं देता है ना। देखिए, प्रोटेस्ट करने का हमारा पूरा अधिकार है, हम अपने हिसाब से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जिस हिसाब से प्रोटेस्ट करना सर, प्रोटेस्ट करना और भड़काना दोनों अलग चीजें हो गई ना। आलिया जी मेरी बात सुन लीजिए, किसी एक कम्युनिटी को टारगेट बनाया जा रहा है, ये कौन सा सही है? ये कौन सा संविधान में लिखा हुआ है? ये किनके इशारों में हो रहा है? ये किस तरह का है? मतलब ये हो रहा है, ये तो कहीं न कहीं दर्शाता है कि किसी एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, खासकर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये तो नहीं होना चाहिए ना। ये तो हमारा अधिकार नहीं दिया, ये हमारा संविधान ने दिया है। ये चुनाव आयोग कहीं न कहीं समझिए एक तरफा काम मोहम्मद नहीं, रुकिए हक जी, रुकिए। अगर सवाल ये है कि अगर आप ठीक है प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, आप अपनी बात रखना चाहते हैं, आप कोर्ट जाइए, आप अपनी बात रखिए, प्रदर्शन करिए। 17 जनवरी को आप लोग प्रदर्शन 27 को करने वाले भी हैं, लेकिन ऐसे में ये थोड़ी कह सकते हैं कि आपकी संवैधानिक एक कोई बिल्डिंग है, उसको आप इस तरीके से बयान देंगे, उसको भड़काने के लिए जनता के बीच में जाएंगे और इस तरह के कहेंगे कि लाठी डंडे यूज करिए, कमर ढीली करिए। सीधे तौर पर ये हिंसक बयान हो गया ना एक तरह से। क्या आप इस बयान को सहमति देते हैं? सीधे तौर पर बताइए आप, क्या हाँ और ना? ये तो समझिए, देखिए ये बात सही है, इस तरह की भाषण नहीं देनी चाहिए। प्रोटेस्ट करने का जो हमारा मौलिक अधिकार, दायरे में रह करके प्रोटेस्ट करने का इस तरह का बात नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं आक्रोश से वो एक मुस्लिम विधायक उस इलाके के है, और मुसलमानों के साथ में इस तरह का जो रवैया, जो सौतेला रवैया किया जा रहा है, अपनाया जा रहा है, इस वजह कर उनको जज्बात उनको भड़के हैं। वो कहीं भी जज्बात को कंट्रोल करना चाहिए। अब उनका ये समझिए व्यक्तिगत समझिए उनका बयान है, व्यक्तिगत ये आक्रोश है, लेकिन ये कहीं न कहीं इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए, चाहे वो हमारे विधायक की तरफ से हो, चाहे वो समझिए कि चुनाव आयोग की तरफ से। जो बीएलओ है, जो मुसलमानों से समझिए कि वो पूरा डॉक्यूमेंट्स मांग रहा, जहाँ रहीम का राम का नाम आ रहा, वहाँ किसी तरह का डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगा जा रहा, उसको अप्रूव किया जा रहा है। तो वहाँ इसीलिए पर्चे फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं आप लोग, इसीलिए पर्चे फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अब बीएलओ को धमकाया जा रहा है। क्या माना जाए कि क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? क्या संदेश देना चाह रहे हैं पश्चिम बंगाल की जनता को? पश्चिम बंगाल में यही संदेश देना चाह रहे हैं कि अपना जो भी हमारे लीगल वोटर है, जो भी वैध वोटर है, आप ये संदेश देना चाह रहे हैं कि साम दाम दंड भेद सब कुछ आजमाइए, लेकिन आप अपने वोट के लिए खड़े रहिए, चाहे फिर आपको लिए उसके लिए हिंसा भी क्यों ना करनी पड़े, मारपीट क्यों ना करनी पड़े। ये संदेश मेरा मौलिक अधिकार है, बात समझना होगा आलिया जी, मेरा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार फंडामेंटल। अच्छा हक जी, फंडामेंटल ये तो नहीं कहता ना कि आप जाके किसी को पीट दीजिए, किसी की कमर ढीली कर दीजिए। मैं पीटने की बात को तो मैं नहीं सराहा हूँ, मैं पीटने की बात का तो सराहा नहीं हूँ। उनका आक्रोश था, उन्होंने वहां पर व्यतीत किया, वहां पर इजहार किया, लेकिन मैं इसके अगेंस्ट में हूँ। मैंने ये बात कहा कि हमारा संविधान हमें एक वोट का देने का हमें हक देता है, तो उस हिसाब से ये कहीं न कहीं सौतेलापन है। ये चुनाव आयोग केंद्र सरकार के इशारे पर, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रही है। आप समझिए, कोशिश कीजिए, 1,36,00,000 का नाम वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। ये हमारे पश्चिम बंगाल का अमृतसर से जो पूरे दुनिया। ठीक है सुधीर जी, आपको भी लगता है कि पश्चिम बंगाल की जो, ठीक है आते हैं आपके पास, हक जी आते हैं आपके पास, आते हैं सुधीर जी, आपको भी लगता है कि पश्चिम बंगाल की जो चुनावी लड़ाई है अब उसको कोई और मोड़ दिया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम मोड़ दिया जा रहा है, और या फिर यूं कहें कि साम दाम दंड भेद अपनाने की कोशिश की जा रही है कि भैया आपको बस अपना हक जो बताना है, अपने सत्ता बचाए रखनी है, उसके लिए आपको कोई भी कदम उठाना पड़े आप उठाइए, किसी को पीटना है पीटिए, हिंसा करना है कीजिए। सुधीर जी, सर्वप्रथम आपको और आपके दर्शक चैनल के दर्शकों को नमस्कार, और अक्सर आपको मैं नमस्कार। देखिए, मैं अपनी बात शुरू करना चाहता हूं इस बात से कि उठकर मस्जिद से नमाजी चले गए और दहशतगर्दों के हाथ में इस्लाम रह गया। ये देश
संविधान से चलेगा, ना कि लाठी से चलेगा। SIR एक वैधानिक प्रक्रिया है जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से चुनाव आयोग कर रहा है। वो आर्टिकल 324, 320 में उसको अधिकार प्राप्त है। रहा इस बात का कि किसके नाम काटे जा रहे हैं, किसके नहीं काटे जा रहे हैं, उसके लिए उसमें पूरी व्यवस्था की गई है। कि सबसे पहले मैं आता हूँ BLA जो पार्टियां हैं वो कर्मचारी, BLA जो है वो पार्टियों के वर्कर होते हैं। उसके बाद BLO के बाद BDO, SDO, इतना पूरा चैनल एक सरकार ने दिया है। आप नेट पे जाइए, अपनी समस्या को डालिए। और दूसरी बात आप देखिए, कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने अभी कल 8 आदेश पारित किए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि किसी का भी नाम इस तरह से ना काटा जाए, उसको पूरी तरह से वेरीफाई किया जाए, उसको बुलाया जाए, उसके कौन कौन से जो डिस्क्रिपेंसी के अभी एक चल रहा था मुद्दा जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया सरकार को, और सरकार को भी कहा, इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप इसमें दोनों मदद करिए, जहां फोर्स है फोर्स दीजिए BLO को। तो इस तरह से ये सोच के कि किसी जाति विशेष के नाम काटे जा रहे हैं, अगर मैं ये कहता हूँ किसी का नाम कटा भी तो उसको सुधारने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म, फॉर्म 6 है, आप जाइए फॉर्म 6 भरिए, BLO के पास जाइए, और लास्ट में DM है, आप DM के पास जाइए। तो ये एक वैधानिक प्रक्रिया है। मेरा फॉर्म तो फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, वो फॉर्म तो पश्चिम बंगाल में फाड़े जा रहे हैं। जो 6-7 नंबर के फॉर्म है, 6-7-8, उनको तो फाड़ा जा रहा है, BLO को भी धमकाया जा रहा है। तो इसका मतलब लोकतंत्र में विश्वास खत्म हो गया क्या लोगों का? मैं तो ये जानना, एक और चीज मैं हक साहब की जानकारी में डालना चाह रहा हूँ कि जो ड्राफ्ट जो रोल जारी किया है इलेक्शन कमीशन में, उसमें जो पोल परसेंटेज है उसमें मुस्लिम के जो रहीम के नाम का जो MLA साहब जिक्र कर रहे हैं, उसमें सबसे ज्यादा वो अगर कोई अफेक्टेड है तो मथुआ कम्युनिटी है। आप पढ़िए उसको, ड्राफ्ट रोल को। और मथुआ कम्युनिटी वो है जो बंगाल से, जो बांग्लादेश से आए हुए जो हिंदू रिफ्यूजी हैं, उनमें वो लोग भी हैं। तो ये कह देना कि केवल राम के नाम के वोट नहीं काटे जा रहे हैं, रहीम के नाम के वोट काटे जा रहे हैं, मेरा ऐसा मानना, थोड़ा सा ये तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण की राजनीति अभी तो देखिए आई है, जैसे जैसे इलेक्शन आएगा आप और देखेंगे इस तरह की राजनीति को मैडम। बिल्कुल सुधीर जी, लेकिन आपसे ये समझना चाहेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आप पूरी पॉलिटिक्स का अच्छे से समझते हैं उसको। पश्चिम बंगाल में चाहे फिर ममता बनर्जी हो, उनकी तरफ से कुछ दिन पहले एक बयान दिया गया था कि महिलाओं के पास किचन में हथियार हैं, चाकू है, बेलन है, हाशिए हैं, इनको यूज किया जा सकता है। अब ये विधायक जी की तरफ से एक बयान, आपको लगता है कि ऐसी बातें जनता के बीच में करना सही होगा, और वो भी चुनाव से जस्ट पहले? नहीं, मैं ऐसा मानता हूं कि इस तरह की उनकी अपनी निजी राय हो सकती है, पर मैं ऐसा मानता हूं लोकतंत्र में इन बातों का, उसके बाद सरकार के पास में भी बहुत आर्टिकल 356 में फिर राज्यपाल शासन लगा देंगे। जब आप हिंसक उतर जाएंगे रोड के ऊपर में, इस तरह की मारामारी की बात करेंगे, तो सरकार के पास भी तो दरवाजे बहुत सारे खुले हैं। तो लोकतंत्र, वोट का अधिकार सबके पास है, किसी का वोट नहीं कटना चाहिए जाति देख के, समुदाय के, किसी का भी वोट नहीं कटना। वोट एक अधिकार है जो फंडामेंटल राइट है, जो किसी भी नागरिक को मिला है। तो उसके लिए अगर वोट कटता भी है तो उसके पास, आपके पास प्रॉपर प्लेटफॉर्म है जाने के लिए। उसे हिंसक प्रदर्शन करना या किसी को लाठी से मारना, उससे तो कोई समस्या का निदान मैं नहीं मानता कि निदान होने वाला है। हक जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। आप ही फंडामेंटल की बात कर रहे थे। सुधीर जी कह रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आपके वोट कटे हैं, आपके समर्थकों के वोट कटे हैं, तो उसके लिए राइट्स हैं। फॉर्म नंबर 6, 7, 8 तमाम फॉर्म दिए गए हैं जिनको आप जाके फिल करवा सकते हो और जुड़वा सकते हो। जो जो डॉक्यूमेंट्स दिए मांगे गए उनको देके जुड़वा लीजिए। फिर ऐसी बयानबाजी जनता के बीच में जाके करने की क्या जरूरत? देखिए आर्य जी, ये पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल में इन्होंने 2021 में सपना देखा था, सत्ता में यहाँ बने रहने का इनका स्लोगन था उस टाइम कि आपकी बात 200 के बाद, लेकिन जनता ने उन्हें नकार दिया है। तो वो SIR का एक बहाना लेकर के 58 लाख, मैं एक बात आपके TV 100 चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि 58 लाख लोगों का SIR के माध्यम से नाम कटा। इनका कहना है, 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी पश्चिम बंगाल का दौरा किया था, मालदा का, सिंगूर का। उन्होंने कहा कि रोहिंग्या और समझ लिए कि घुसपैठिया, तो 58 लाख लोगों में कितने घुसपैठिया, मैं पूछना चाहता हूँ। उनका सूची वो TV 100 में से हमारे मित्र बैठे हुए, सुधीर कुमार जी बैठे हुए हैं, वो बीजेपी के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो 58 लाख लोगों में कितने नाम
घुसपैठिया का निष्कासित हुआ और कितने समझ लिए रोहिंग्या निकले, लेकिन ये क्या है, सिर्फ एक बहाना है। और यहाँ पश्चिम बंगाल में इनको सत्ता बनाने की कोशिश है, लेकिन यहाँ सेकुलर जनता है। और हक जी, आप सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करेंगे, आप सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करेंगे। देखिए आर्या जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भारत का मुल्क का आजादी में अगर पश्चिम बंगाल और पंजाब का हाथ नहीं होता तो देश हमारा आजाद नहीं होता। तो ये हक के लिए लड़ाई पश्चिम बंगाल शुरू से लड़ता है। अरे किसने मना किया हक जी, किसने मना किया हक की लड़ाई लड़ने के लिए? कोई मना नहीं कर रहा आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन ऐसे जनता के बीच में जाके कहना कि आप अपने डंडे बड़े कर लीजिए, इन डंडों से काम नहीं चलेगा, चुनाव आयोग की कमर ढीली करनी पड़ेगी। क्या समझा जाए कि जनता को भड़काने की कोशिश की जा रही है और इसका खामियाजा आम जनता को ही भुगतना पड़ता है। आर्या जी, चुनाव आयोग ऑटोनोमस बॉडी है, बट लेकिन किसी के इशारे पर काम कर रही है, ये साफ सुथरी झलक दिखती है। इसलिए कि हमारे ठीक है, साफ कर दीजिए किसके इशारे पे काम हो रहा है, किसके इशारे पर? केंद्र के इशारे पे, भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। हमारे 2 बार डेलीगेट दिल्ली गए हुए थे, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 10 डेलीगेट गए हुए थे उनसे मिलने के लिए, लेकिन एक भी आश्वासन, हमें जवाब, संतुष्टिजनक जवाब नहीं मिला। और बताइए, इस तरह से जो हमारे लोकसभा के एमपी जिनको जनता ने चुन करके भेजा है, वो जब हमारे चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार के दफ्तर गए हैं, 2 घंटा का समझ लिए डिस्कशन हुआ है, लेकिन इस हिसाब से जवाब, संतुष्टिजनक हिसाब से जवाब नहीं मिला। ये कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे काम कर रही है। तो ये बंगाल के लोग हैं, हमारी बंगाल की सेकुलर जनता है, हमारी नेत्री ममता बनर्जी नाम है जिसका, वो आंदोलन करके आज समझिए पश्चिम बंगाल में सरकार चला रही है, और उनको मालूम है हमें किस हिसाब से हमें प्रोटेस्ट करना है। इसलिए अपने लोगों को डे 1 से प्रोटेस्ट करने से आपने देखा होगा। ठीक है, आते हैं आपके पास, और ठीक है, आते हैं आपके पास। इस बीच हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता अविरल मलिक जी भी जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। अविरल जी, सीधे तौर पर आप पर आरोप लग रहा है कि आपके इशारों पर ही चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में काम कर रहा है। राम बालू के नाम छोड़ दिए जा रहे हैं, रहीम बालू के नाम काटे जा रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? देखिए, जहां तक विषय एक तरीके से प्रशासन का, तो प्रशासन पूर्ण रूप से स्वतंत्रता पूर्वक काम करता है। और रही बात, देखिए, चुनाव आयोग पे हमेशा निशाना साधते हैं और सबकी अपनी अभिव्यक्ति है, अपनी राय है, राय रख सकते हैं, हमें किसी रूप में आपत्ति नहीं है। टीएमसी वाले अपनी राय रखें, कांग्रेस वाले अपनी राय रखें, विपक्ष वाले अपनी राय रखें, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लोकतंत्र है, सबकी राय है, अपनी अपनी हो सकती है। लेकिन वास्तविकता क्या है, मैं उससे अवगत करा देता हूँ। जहां तक वास्तविकता का विषय, यही चुनाव आयोग आज है, यही चुनाव आयोग कल रहेगा, और यही चुनाव आयोग डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के समय था, यही चुनाव आयोग वीपी सिंह जी के समय था, चंद्रशेखर जी के समय था, इंद्र कुमार गुजराल जी के समय भी यही चुनाव आयोग था, देवगौड़ा जी के समय भी यही चुनाव आयोग था, पहले भी यही इलेक्शन कमीशन था। लेकिन पहले चुनाव आयोग नहीं, अविरल जी, आरोप ये लगता है कि जो संवैधानिक बॉडियां हैं, वो आपके हिसाब से काम करती हैं, क्योंकि सत्ता आपकी है केंद्र में, इस वजह से कोई भी चाहे ईडी हो, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सीबीआई हो, हर पार्टी, हर बॉडी आपके हिसाब से काम करती है। आप जो कहते हैं, आप जैसे करते हैं वैसे ही काम करना पड़ता है उनको। ये आरोप लगाते हैं विपक्ष लगातार आप पर, टीएमसी भी यही आरोप लगा रही कि चुनाव आयोग भैया आपके हिसाब से चल रहा है, उन लोगों के नाम छोड़ दिए जा रहे हैं जो राम वाले हैं, रहीम वालों के धड़ाधड़ नाम काटे जा रहे हैं, लाखों में नाम कट रहे हैं, जो होने नहीं देंगे। बस हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, सबको एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ट्रीट करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो अथवा पारसी हो। रही बात जहां तक विषय है एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज का, मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया, यही चुनाव आयोग आज है, यही भविष्य में रहेगा, यही वीपी सिंह जी के समय था, यही पूर्व में था, यही भविष्य में रहेगा। अब सवाल ये खड़े करते रहे, उससे कोई फर्क नहीं किसी रूप में फर्क नहीं पड़ रहा है। जहां तक विषय लोकतंत्र का, देखिए, लोकतंत्र के 4 स्तंभ हैं, मीडिया उसमें से एक तरीके से चौथा स्तंभ है, जिसे मोदी मीडिया कह देते हैं, उससे अपमानित कर देते हैं। मैं लोकतंत्र के प्रति इनकी कितनी श्रद्धा है उससे मैं अवगत करा रहा हूं। उसके साथ साथ रही बात लेजिस्लेचर की, लेजिस्लेचर को अपमानित करते ही करते हैं। जगदीप धनखड़ साहब का किस प्रकार से मिमिक्री हुई थी, वो मामला सबने देखा था। अब उससे आगे बात आती है जहां तक विषय जुडिशरी का, जुडिशरी में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। जिस दिन ये इनके पक्ष में फैसला सुनाते हैं उस दिन देश बच गया।
जिस दिन इन्होंने इनके खिलाफ फैसला सुना दिया उस दिन देश खतरे में पड़ गया, लोकतंत्र खतरे में पड़ गया, सब मामला खतरे में हो गया। अब रही बात आती है एग्जीक्यूटिव की, जब लेजिस्लेचर को कुछ नहीं मानते हैं, मीडिया को कुछ नहीं मानते हैं, तो एग्जीक्यूटिव को क्या ही मानेंगे। तो ये लोकतंत्र के प्रति इनकी श्रद्धा है। और रही बात इंडी अलायंस की, इंडी अलायंस के वो लोग हैं 1975 से 77 के मध्य में कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई थी और कांग्रेस पार्टी इंडी अलायंस को लीड करती है। अब भविष्य में मत जाइएगा अब्रल जी, हम आज की बात कर रहे हैं, आप कहाँ हमारे सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे, आप गोल गोल जलेबी की तरह घुमाए जा रहे हैं। जवाब सिर्फ इतना चाहिए कि जो चुनाव आयोग SIR कर रहा है उसका आरोप आप पर लग रहा है कि आपके इशारों पे हो रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव थे, फटाफट SIR करवाया गया, नवी बार हो रहा है इस देश में, नवी बार हो रहा है शुद्धिकरण का कार्यक्रम इस देश में, नवी बार हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, जहां तक विषय है SIR का, SIR क्या है? जिसकी डेथ हो गई, जो जिसका देहांत हो गया, जो हमारे बीच नहीं है, उसका नाम उसमें से हटा दिया जा रहा है। जो हम सबके बीच है, जो लोग हैं 18 साल के हो गए हैं, उनका नाम उसमें जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है अब्रल जी, ठीक है अब्रल जी। सुधीर कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं, सुधीर जी आप अपनी बात रखिए। मैं केवल हक साहब के एक बात का विरोध प्रकट कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी किसी पार्टी विशेष से कोई लेना देना नहीं है। मैंने आपको बात करी फंडामेंटल राइट की, मैंने आपको ये बात करी कि सुप्रीम कोर्ट ने, इनको शायद जानकारी नहीं है ड्राफ्ट रोल के अंदर में कितने % मुस्लिम है और कितने % मतुआ जाति के लोग हैं, इनको जानकारी नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने 8 आदेश दिए हैं, इलेक्शन कमीशन को भी डायरेक्ट किया है कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी जिसकी भी है आप उसको हटाइए, किसी के भी वोट के अधिकार को आप जुदा नहीं कर सकते, उसको वोट का अधिकार देना पड़ेगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, मैं तो सिंगल लाइन में कह रहा हूं कि ये जो देश है ये संविधान से चलेगा, ये लोकतंत्र के अंदर में लाठी से नहीं चलेगा। ये कम्युनिटी, देखिए मैं जहां तक ममता दीदी का सवाल है, ममता दीदी एक बहुत आंदोलन से निकली हुई ईमानदार संघर्षशील महिला है, उसके नाम को बदनाम कर रहे हैं। अरे ये 34 साल यही कम्युनिस्टों ने किया, उसी परिपाटी को ही लोगों ने पकड़ लिया है। अगर आप नहीं समझना चाहते किसी बात को और कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है या नहीं ये नहीं पता इनको, तो मेरा अपना मानना ये है कि जो भी आप करना चाहते हैं विरोध भी, तो संविधान के दायरे में रह के करना चाहिए। अगर ये केवल तुष्टिकरण, अरे आपके MLA या जो भी, आप अपना विजन बताइए ना, 5 साल में क्या किया और 5 साल में क्या करेंगे। केवल लोगों को ये भड़काने से, ये बहकाने से क्या हम लाठी लेंगे, डंडा लेंगे, तो भाई ये तो सबको अधिकार प्राप्त है। आप डंडा लेंगे तो दूसरा आदमी, तो हिंसा का जवाब तो हिंसा से नहीं हो सकता ना, संविधान से हो सकता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि जैसे अभी अविरल जी ने भी बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने, यहाँ जस्टिस जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी 3 दिन पहले 8 आदेश पारित किए हैं, तो सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन को हिदायत दी है। और उसमें सरकार को भी कहा गया है कि आप वहां फोर्स दीजिए, आप वहां पर पूरी जो पंचायत भवनों में उसमें लॉजिकल सपोर्ट लगाइए, बिजली दीजिए, फोर्स दीजिए, और ताकि किसी भी नागरिक का जो वोट का अधिकार है उससे वो वंचित न रह जाए। दूसरी बात, लोकतंत्र की बात करते हैं, अभी जब ED CBI गई थी तब ममता बनर्जी ने जो काम किया था वो लोकतांत्रिक था, पुलिस के साथ में जाकर छीना जब्ती कर, ये लोकतंत्र। तो इसलिए मेरे को ये सब किसी पार्टी विशेष से मेरा कोई लगाव नहीं है, क्योंकि आज इन्होंने बुलाया इसके ऊपर में, तो मेरा अपना SIR उसने प्रोविजन आर्टिकल 324 के अंदर में, तो जो चुनाव आयोग में वैधानिक प्रक्रिया वो कर रहा है और रहा है उसका सवाल। तो जब सत्ता जहां जिसकी होती है वो सत्ता का दुरुपयोग भी होता है, वो बंगाल में भी हो रहा है, कलकत्ता में भी हो रहा है, और दूसरे प्रदेशों में जिसकी सरकार है वो करती है, दुरुपयोग तो होता ही है। कहाँ राम राज्य इस देश के अंदर में। तो मेरा अपना मानना यह है कि हम, बेहतर ये होगा कि हम मुद्दों की बात करें, डेटा की बात करें, कंटेंट की बात करें, बजाय इसके के ये पार्टी का आदमी है, ये उस पार्टी का। हम किसी पार्टी से नहीं बंधे हुए हैं। मैं तो आपको एक निवेदन किया कि सरकार ने को हिदायत कांग्रेस इलेक्शन कमीशन ने दी है कि BDO है, BLA है, BLA तो भाई पार्टी के होते हैं, आपके BLA कहाँ सो रहे हैं जब आदमी। बिल्कुल ठीक है सुधीर जी, ठीक है सुधीर जी। मोहम्मद जी आप ही जवाब दीजिए कि भैया अगर कोई राज्य है, कोई राज्य लाठी डंडों से नहीं चलेगा, कोई प्रशासन लाठी डंडों से नहीं चलेगा। इतने सालों से आपकी सरकार है, 3 टर्म से आपकी सरकार है, जनता के बीच में जाइए, अपने काम गिनाइए, क्यों जरूरत पड़ रही है ऐसे भड़काऊ बयान देने की। देखिए आर्या जी, हमारे मित्र अभी अविरल मलिक साहब जो कह रहे थे कि 9 बार समझ लिए कि SIR हो रहा है, ठीक है 9 बार हो रहा है या 10 बार हो रहा है, लेकिन इसके पहले भारत के लोग कभी भी इस तरह का समझ लिए कि लोगों के बीच में ये बात नहीं आई थी कि SIR शुद्धिकरण के नाम में अशुद्धिकरण हो रहा है। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत में
समझ लिए अभी कुछ दिन पहले, एक ही साल 1.5 साल का वक्फा हुआ है, लोकसभा का इलेक्शन हुआ है। आज पूरे भारत में समझ लिए बिहार छोड़ करके 12 राज्यों में हो रहा है SIR, तो जिसमें समझ लिए मिनिमम 10 करोड़ लोगों का नाम अभी बाद हो रहा है। तो क्यों ने ये प्रक्रिया 2024 लोकसभा से पहले किया गया? मैं अविरल जी से कहना चाहता हूँ, क्योंकि इन्हीं मरे हुए लोग जो कहीं शिफ्टिंग है इन्हीं के वोटों से, या अभी आपको जो बुला रहे हैं इन्हीं के वोटों से 240 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के देश में बने हैं, और तीसरी बार विराजमान आप दिल्ली के मसनद में हुए हैं। तो ये सरकार को बने रहने का अधिकार नहीं है। आर्या जी, ये आप तय करेंगे मोहम्मद जी, ये आप तय करेंगे भारत में? अरे रुकिए, ये आप तय करेंगे कि किस सरकार को रहने की जरूरत है, किस सरकार को रहने की जरूरत नहीं। तो ऐसे पश्चिम बंगाल में आप लोग क्या कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल में आप लोग क्या कर रहे हैं? भड़काऊ बयान दे रहे हैं, यानी कि फिर आपको भी रहने का अधिकार नहीं। ये शुद्धिकरण 2024 इलेक्शन से पहले क्यों नहीं हुआ? पहले भी हो चुका ना कई बार, पहले भी। ये पहले होना चाहिए। यही 10 करोड़ मतदाता के द्वारा आज 3 टर्म से आपकी भी सरकार बन रही ना पश्चिम बंगाल में, तो आपकी भी सरकार को रहने की जरूरत नहीं। मेरी सरकार जनता बर्खास्तगी करेंगे, क्या करेंगे? अपनी सरकार की बर्खास्तगी करेंगे अगर दोबारा से SIR होता है। केंद्र सरकार अपनी देखिए हमारे यहाँ जी बिल्कुल, केंद्र पहले बर्खास्त करे, केंद्र पहले बर्खास्त करे। केंद्र की सरकार जो बनी हुई है 2024 में, उनको सत्ता पर नहीं रहना चाहिए अभी बने हुए रहने का, इसलिए कि यही जनता जो है, यही 12 करोड़ जनता जो है, इनको वोट दे करके वहाँ 240 सीट MP बने हैं इनके। ठीक है, इस पे हम जवाब ले लेंगे। ठीक है, इस पे हम जवाब ले लेंगे, लेकिन मोहम्मद जी एक सवाल का जवाब दीजिए, सीधे तौर पर, घुमाइएगा नहीं, गोल गोल मत घुमाइएगा। ये बताइए, आप लोग लोकतंत्र बचाने की बात हमेशा से करते आए, जब भी चुनाव हुए लोकतंत्र को बचाने की बात आप लोगों ने की। ऐसे में एक चुनावी बॉडी को इस तरह की धमकी देना, चुनाव आयोग की सुरक्षा को एक तरह से खतरे में डालना, क्या ये खतरा नहीं है? ये सीधे तौर पर ये नहीं माना जाए कि ये आप लोग संविधान के इत्तेफाक कर रहे हैं, एक तरफ रख रहे हैं, उसको रक्षा करने की बात करते हैं, उसी पे उंगली उठा रहे हैं? देखिए हमें मालूम है, हमें संविधान मालूम है। आज जनता ने हमें 3 बार चुन करके मसनद पे बैठाया है, आने वाला 2026 में 4थी बार भी बैठूंगा, हमें मालूम है। लेकिन कहीं न कहीं ये एक तरफा सौतेला रवैया किया जा रहा है। ये चुनाव आयोग तो समझ लीजिए निष्पक्ष है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर चुनाव आयोग निष्पक्ष है, मानते हैं चुनाव आयोग निष्पक्ष है, मानते हैं इनकम टैक्स ED CBI, इनकम टैक्स ED CBI, ये भारतीय जनता पार्टी के तीनों है भाई। बात समझिए, इनकम टैक्स ED CBI तभी जांच के दौरान ममता दीदी पहुंच जाती है, तभी जांच के दौरान ममता दीदी पहुंच जाती है और फाइलें उठा के ले आती है। क्यों नहीं? हमें हक है, हमारी पार्टी का दफ्तर है, वो वहाँ हम गए, हम अपना जो भी मेरा 5 साल का समझ लिए कि मतलब रणनीति थी, वो ED के द्वारा हमारे यहाँ दफ्तर में, IPAC का दफ्तर में समझिए फाइल चुराने का, कल तक के EVM चोरी करते थे, वोट चोरी करते थे। लेकिन अब जो है भारतीय जनता पार्टी डेटा भी चुराने वाली पार्टी बन गई। बहुत अफसोस है कि बरेली के बाजार में जितना नीचे झुमका नहीं गिरा स्तर पे, उतना भारतीय जनता पार्टी देश में गिर गई है। और आप क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी क्या कर रही है? मोहम्मद जी, आप क्या कर रहे हैं? आपकी पार्टी क्या कर रही है? ED की वहां पे छापेमारी होती है, वहां पे आपकी ममता दीदी जाती हैं और क्या करती हैं? जांच में खलल डालती हैं, और ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको लेके चली जाती हैं। देखिए, आप हमारे घर में अगर आएंगे, फटकार लगाए ना आपको। आर्या जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप चौथा स्तंभ है। आप हमारे यहाँ इनकम टैक्स ED CBI आएगी, तो हमारी मुख्यमंत्री जो काम करना चाहिए वही काम की है। उन्होंने जांच में अड़चन डालना ठीक है, जांच में अड़चन डालना ठीक है क्या आपके हिसाब से? नहीं, अड़चन वाली बात नहीं है। अरे क्यों? तो कोई नहीं, जांच हो रही थी ना वहाँ पे क्या करने गई थी ममता दीदी? ममता बनर्जी हमारे पार्टी के चेयरपर्सन है, वो हमारा पार्टी दफ्तर है, वो जो IPAC का जो दफ्तर है वो हमारा, वहां से रणनीति बनता है कि पार्टी का किस हिसाब से सामने। अभी हमारा अगले महीने में मेरा इलेक्शन डिक्लेयर होगा, हमारे कैंडिडेट का नाम डिक्लेयर होगा,
तो हम लोग रणनीति बनाए हैं उसका डेटा चुराने के लिए। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में इनके पास कोई भी अस्तित्व नहीं है। कब तक आप डेटा चुराने की बात करते रहेंगे? मोहम्मद जी, कब तक आप डेटा चुराने की बात करते रहेंगे? ठीक है, आपके पास आते हैं, लेकिन सुधीर जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं क्योंकि वो राजनीति को बखूबी समझते हैं। सुधीर जी, जिस हिसाब से ईडी की जांच हो, वहां पर ममता दीदी का पहुंच जाना, डॉक्यूमेंट्स ले आना, आपको लगता है कि ये जांच में खलल डालने की बात हुई है? देखिए, मैं यहाँ सरकार का पक्ष तो नहीं रह सकता, लेकिन एक नेचुरल जस्टिस की मैं बात करता हूँ। फिर वही बात आती है जो कॉन्स्टिट्यूशन में, पुलिस एक्ट में जो ईडी को कार्रवाई करने का जो अख्तियार है, उस अख्तियार के तहत वो लोग वहां गए। उसके बाद पहले मैं आपको तरीका बताता हूँ, उसके बाद एक सीजन मीमो बनता है कि उन्होंने क्या क्या चीजें जब्त की। उसके बाद जो चीजें उनके काम की नहीं होती हैं और कोई पार्टी उसे मांग करती है, उसको बाकायदा ईडी सीबीआई रिलीज करती है। तो अगर कुछ मैं ऐसा मानता हूँ, और ममता बनर्जी, मैं फिर बार बार कहता हूँ, देश की इकलौती मतलब बहुत ईमानदार और संघर्षशील नेता है। उन्होंने एक वैधानिक पोस्ट पे बैठे हुए होने के बाद इस तरह का दुरुपयोग पद का किया कि आप जाके 1-to-1 फोर्स से हो रहे हैं। आप कोई इनकी जगह कोई साधारण आदमी होता तो शायद ईडी पकड़ के उनको गिरफ्तार करती, बंद करती, कुछ भी कानून के जो भी तहत एक्शन होता उनपे होता। वो भी अभी कोर्ट के विचाराधीन है, सब जुडिशियल मामला, तो उसमें बहुत ज्यादा कहना उचित नहीं है। पर मेरा ऐसा मानना है, जो ईडी के स्पोक्स पर्सन ने बताया कि ईडी के पास पिछले 5 सालों से लेकर और जो ईस्टर्न कोलफील्ड का जो गोवा में इलेक्शन हुआ था, अगर मैं आपकी शुरू करूं तो 40 करोड़ रुपए का जो फंड वहां ट्रांसफर हुआ था सेल कंपनियों के माध्यम से, उनके पास वो क्लेम करते हैं कैसे उनके पास इनपुट्स था। वो समय, ऐसा कहा जा रहा है कि वो समय अनुचित हो सकता है टीएमसी के हिसाब से, लेकिन सरकार के हिसाब से उचित समय था, उनके पास में इनपुट्स थे, लीड थी। तो मैं ऐसा मानता हूं कि सरकार के आईपैक के पास कुछ टीएमसी के स्ट्रैटेजी के कागज भी थे, तो शायद ये अगर मांगते उनसे तो वो दे देते। जब उसमें कोई ऑब्जेक्शनल, कोई आपत्तिजनक अगर मटेरियल नहीं था तो उनके किसी काम का नहीं था तो दे देते। तो वो तो अपने इनपुट पे काम करते हैं, वो इसलिए नहीं जा रहे थे कि किसी पार्टी की स्ट्रैटेजी चुरानी है या करनी है। और बेहतर ये होगा कि अभी हम वो मामला सब जुडिस है, उसका इंतजार करें, जब कोर्ट डिसीजन देगा, उससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता इस मामले में। कोर्ट ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहा है। ठीक सुधीर जी। अविरल जी, आपके पार्टी पर लगातार आरोप लगता है कि जहां जहां चुनाव होते हैं, जिस जिस राज्यों में चुनाव होते हैं, आपकी कंपनियां और आपके लोग एक्टिव हो जाते हैं, वहां छापेमारी होती है, ईडी पहुंच जाती है, सीबीआई पहुंच जाती है, और जो सत्ता में होता है उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई करते हैं। और चुनाव आयोग भी वही कर रहा है, एसआईआर भी इसी बेस पे की जा रही है। आप वोटर चुराने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर कोई सत्ता में बना हुआ है काफी दिन से तो उसको हटाने की कोशिश आप लगातार करते हैं, हर राज्य में करते हैं, ये आरोप लगता आया है। और आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि जहां चुनाव हो रहा है वहीं छापेमारी हो रही है? अविरल जी, राज्य दर राज्य भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही है। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या गलती है? इसमें तो इनकी गलती है, इन्होंने विकास नहीं किया, इसलिए जनता इन्हें हरा रही है। वोट चुराने के आरोप लगते हैं आप पर अविरल जी। जी, राज्य दर राज्य अगर बीजेपी जीत रही है, हम विकास के कारण से जीत रहे हैं, ना कि किसी को हटाकर जीत रहे हैं। और रही बात एसआईआर का, वो बिल्कुल स्पष्ट है कि एक तरीके से वोट बनवाने का उसमें काम किया जा रहा है, नए लोगों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। जिनकी आयु 28 साल की हो रही है, उससे अधिक हो रही है, उनका नाम उसमें जुड़ रहा है वोटर लिस्ट में। और रही बात एक तरीके से पर्टिकुलरली अगर बात कर जाए एसआईआर की विस्तृत रूप में, तो किसी भी अगर कोई फर्जी वोटर है, उसका नाम अगर कोई कट रहा है, तो मैं समझता हूँ उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को आपत्ति हो रही है तो मैं समझता हूँ बहुत ही दुखद है, गलत है। अगर फर्जी वोटर है तो उसका नाम अगर कटता है तो किसे दिक्कत है, वो सामने आए। और रही बात रियल वोटर्स की, रियल वोटर का नाम कहीं नहीं कट रहा, अगर कहीं कट रहा है तो वो यहीं मौजूद है, वो अपना आपत्ति दर्ज कराएंगे और निश्चित रूप से उनका नाम पुनः जुड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब रही बात तो जा रहा है कि वो ढूंढ के काटे जा रहे हैं नाम, ढूंढ के काटे जा रहे हैं रहीम वालों के नाम, राम वालों को छोड़ा जा रहा है, यही कर रही है बीजेपी वहां पर। जी नहीं, केवल आप मुझे 2 मिनट का समय दे दीजिए। जहां तक विषय है बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी बिल्कुल स्पष्ट है, बीजेपी का इससे कोई लेना देना नहीं है। नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी और इलेक्शन कमीशन दोनों अलग अलग चीजें हैं। बीजेपी और इलेक्शन कमीशन को एक साथ मिक्स कर देना पूर्ण रूप से मैं समझता हूं बेकार बात है। जनता समझ रही है स्पष्ट रूप से कि किस प्रकार से आरोप लगाया जा रहा है, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी लॉजिक के। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है, ये ईडी का भी अपमान करते हैं, सीबीआई का भी अपमान करते हैं। अगर ईडी और सीबीआई की बात कर जाए तो ईडी सीबीआई क्या है वो भी सबको मालूम है, स्वतंत्र संस्थाएं हैं, स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं, बावजूद इस पे आरोप लगा दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है
और निश्चित रूप से हम जनता के मध्य जाते हैं विकास के मुद्दे पर और जनता में वोट देती है। इतना हमारा कसूर है, इससे ज्यादा हमारा कोई लेना देना नहीं है। नहीं, अव्वल जी सुनिए मेरी बात, सुनिए अव्वल जी सुनिए, आपकी पार्टी सुनिए, अव्वल जी सुनिए, आपकी पार्टी पश्चिम बंगाल जाती है, वहां पे जनता को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि भैया रोहिंग्यास आए हुए हैं, बांग्लादेशी आए हुए हैं, उनको निकाला जा रहा है, उनको निकालने के लिए ये SIR किया जा रहा है। ऐसा बिहार में बोला गया, ऐसा पश्चिम बंगाल में बोला गया। चलिए आप बता दिए अभी तक कितने लोगों को निकाला है आपके सरकार ने, कोई है डाटा आपके पास? देखिए आप साहब बैठे हुए हैं यहाँ, मैं तो इनके सामने भी कह रहा हूँ, किसी रोहिंग्या को यहाँ नहीं रहने दिया जाना चाहिए, ना रहने दिया जाएगा, किसी घुसपैठिए को नहीं रहने दिया जाएगा। कितने घुसपैठिए अभी तक निकाल दिए आपकी सरकार ने? आंकड़ा है आपके पास? आंकड़ा है आपके पास? घुसपैठिए को नहीं रहना दिया। अरे कितने निकाल दिए घुसपैठिए आपने? बिहार में SIR हो गया चुनाव से पहले, वहां पर भी कितने निकाले? पश्चिम बंगाल में अभी तक SIR में कितने घुसपैठिए निकले बताइए, आंकड़ा है कुछ आपके पास? देखिए दोनों अलग अलग चीजें हैं। हाँ। हम एक साथ इस चीज को बिल्कुल नहीं मिला रहे हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अगर बात कर जाए घुसपैठियों की, हमारा बिल्कुल स्पष्ट मानना है किसी घुसपैठिए को नहीं रहने दिया जाएगा, सबको निश्चित रूप से चिन्हित करके बाहर निकाला जाएगा। ये भारत किसी रूप में ये घुसपैठियों का अड्डा नहीं है, ये धर्मशाला नहीं बनने दी जाएगी। कोई भी आए, बिना आइडेंटिटी आए, कभी भी आए, कहीं से भी आए, कहीं से भी घुसपैठ करे, कहीं भी आके रहे, ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट होता है। ठीक है, मोहम्मद हक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? ठीक है आते हैं आपके पास। ठीक है अव्वल जी रुकिए, ठीक है मोहम्मद, हाँ जी बोलिए मोहम्मद हक जी बोलिए। देखिए हमारे मित्र इतने अच्छे से ढंग से बोल रहे हैं कि रोहिंग्या रहने का अधिकार नहीं है, घुसपैठिया रहने का अधिकार नहीं है। मैं भी इससे समर्थन करता हूँ, उनकी बात पर नहीं अधिकार है। और आपने जब सवाल किया कि बिहार से कितने रोहिंग्या घुसपैठिया निकले तो उनका जवाब नहीं मिला। अब पश्चिम बंगाल से अभी 58 लाख लोगों का नाम निष्कासित हुआ तो उनका जवाब नहीं मिला। मैं बिहार में एक घुसपैठिया निकला है, वो भी कहीं और का था। पश्चिम बंगाल देखिए घुसपैठिया इनका एक बहाना है। कौन है वो एक घुसपैठिया? साफ कर दीजिए ना मोहम्मद जी, साफ कर दीजिए ना कौन है, किसकी ओर इशारा है ये, किसकी ओर इशारा है? मैं उनको जवाब दे दूं। इन्होंने कहा, देखिए आलिया जी, इन्होंने कहा हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के जो है, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास के कारण जीत रही है। लेकिन मैं इनको कहना चाहता हूं, ये जुमलाबाज सरकार तो 2014 में हमारे देश की भोले भाले जनता को ठगे हैं और कहे हैं कि 15-15 लाख हर एक भारतीयों को देंगे, हर एक साल 2 करोड़ रोजगार नौजवानों को देंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे और 70 का पेट्रोल 35 रुपया कर देंगे, 400 का सिलेंडर 200 कर देंगे। ये जुमलाबाज सरकार है, हमारे हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं और हमारे 1 करोड़ 40 लाख जो जनता है उनको बेवकूफ बना रहे हैं। आज सबसे ज्यादा हमारे हिंदू भाई प्रताड़ित हो रहे हैं। आज सबसे ज्यादा जेब खाली अगर हो रही है तो हिंदू भाइयों की हो रही है। सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करते जी, हिंदुओं के पक्ष में आपके विधायक, आपकी दीदी, अरे रुकिए ना, ठहरिए थोड़ा सा जनाब, ठहरिए। आपके पार्टी, आपके विधायक हिंदुओं के पक्ष में बोलते हुए क्यों नहीं आखिरकार नजर आते हैं? कभी ऐसा मौका हुआ कि हिंदुओं का पक्ष लेते हुए कोई नजर आया हो? देखिए आर्या जी, हाँ, मैं एक बात हिंदू मुस्लिम करना ही क्यों है किसी राज्य में? चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम करना ही क्यों है? देखिए अगर हिंदू मुस्लिम की बात आती है तो ये सिर्फ ठेका भारतीय जनता पार्टी लेके नहीं रखा है कि हम तो आप भी करेंगे, आप भी करेंगे। मैं बता रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, मैं जवाब दे रहा हूँ। मुझे 1 मिनट का समय दीजिए। आज देखिए कि हमारी पश्चिम बंगाल में आज सबसे बड़ा धाम जो पुरी का है, पुरी का जगन्नाथ मंदिर समझिए हमारे दीघा में लाया गया है। आप देखिए दुर्गा आंगन का यहाँ फाउंडेशन दिया गया कुछ दिन पहले। आप देखिए महाकाल मंदिर का सिलीगुड़ी में, वहाँ समझिए कि शिलान्यास हुआ है। तो हिंदू के लिए सबसे ज्यादा, अरे हमारी नेत्री ममता बनर्जी ब्राह्मण है, आपको समझना होगा। हिंदू मुसलमान ने डेवलपमेंट काम करना होगा। हमारे नेत्री का कहना है कि धर्म सबका अलग अलग। अच्छा ठीक है, एक सवाल का जवाब दीजिए, सीधे जवाब देना मोहम्मद जी कि ये जो आपके विधायक की तरफ से बयान दिया गया है, एक के बाद एक बयान दिए जा रहे हैं, क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी कि आप जनता के बीच में ऐसे भड़काऊ बयान ना दीजिए, या फिर बीजेपी पे आप आरोप ही लगाते रहेंगे? भड़काऊ भाषण, देखिए आर्या जी आप चौथा स्तंभ है। मैं
सभी का सम्मान करता हूं, चौथा स्तंभ का, इसलिए आप लोगों का पूरा फंडामेंटल राइट है आप लोगों को सवाल जवाब पूछने का। लेकिन सबसे ज्यादा भड़काऊ भाषण अगर देश में दे रहे हैं 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता दे रहे हैं, इस हिसाब से समझ लिए। आप आपको नहीं लगता है, आपको नहीं लगता है नौसरी जी की तरफ से जो बयान दिया गया है वो भड़काऊ है? अल्पसंख्यक को निशाना बनाते हैं। हाँ। हम भड़काऊ भाषण जो है, देखिए भोली भाली जनता को भारतीय जनता पार्टी जब से विराजमान है 2014 के बाद ठग रहे हैं लोगों को, इस तरह ठग रहे हैं। हिंदू मुसलमान की राजनीति आज देखिए, आज उत्तर प्रदेश में, आज जहां अयोध्या में 5 मेंबर और पार्लियामेंट शिकस्त हो गए, वहां हारे, लेकिन सिर्फ हिंदुओं को बेवकूफ बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। ये डेवलपमेंट का कोई भी काम नहीं करता। अरे मोहम्मद हक जी, कब तक बीजेपी पर ठीकरा फोड़ते रहेंगे? कब तक फोड़ेंगे बीजेपी पर ठीकरा? सीधा सीधा सवाल है आप पर कि एसआईआर को लेकर आप लोगों को आखिरकार इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे दे दीजिए ना, और होने दीजिए एसआईआर। दूध का दूध पानी का पानी होता रहेगा, इसमें दिक्कत कहाँ है? क्या दिक्कत आ रही है? जो लोग मर चुके हैं, जो लोग शिफ्ट कर चुके हैं, उनके नाम कट रहा है। हाँ। अदलिया का जिन्होंने उनके इंटरफेयर करने के बाद में आज देश के लोगों को आज समझिए कि आधार कार्ड को मान्यता नहीं दे रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इंटरफेयर करने के बाद समझिए कि ये आधार कार्ड को मान्यता दिया गया है। उसके बाद भी तो आप हो हल्ला कर रहे हैं, उसके बाद भी तो आप लोग हो हल्ला कर रहे हैं। जब आधार कार्ड 12वें नंबर पे शिफ्ट हो गया है, उसको इंक्लूड कर दिया गया, उसके बाद भी तो आप लोग हो हल्ला कर रहे हैं। फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? हो हल्ला नहीं कर रहे हैं, हो हल्ला नहीं कर रहे हैं, ये एक तरफा ये मनमानी काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग को इस्तेमाल कर रहे हैं। कोई अकेले पश्चिम बंगाल में तो नहीं हो रहा ना एसआईआर, कोई पश्चिम बंगाल में नहीं हो रहा, 11-12 राज्यों में ऑलरेडी हो रहा है। तो मैं तो यही बात कह रहा हूँ कि भारत में एकलौता, भारत में पश्चिम बंगाल ही एक राज्य है जहां हर चीज का चूम मंगुलियां होती है, डिस्कशन होता है और बातचीत होती है। इतना आसान तरीके से कोई भी चीज यहाँ एक्सेप्ट नहीं होगा। यहाँ का आदमी जो है कानून और समझिए हर चीज का जानकार है। इनको सवाल करने का हुक्म है, मालूम है, इनको जवाब देना किस है इनको मालूम है। ये आदर राज नहीं है। मैंने कहा इस बात को पहले भी कि अगर भारत का देश आजाद होने में सबसे बड़ा रोल अगर है तो पश्चिम बंगाल का है। तो उसके लिए मना कौन कर रहा है? उसके लिए मोहम्मद हक जी मना कौन कर रहा है? मना कौन कर रहा है उसके लिए? हम तो मानते हैं, तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करते हैं पश्चिम बंगाल के वीर सपूतों को, हम तो तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, पूरा देश करता होगा, सुधीर जी भी करते होंगे। लेकिन दिक्कत वहाँ ये नहीं है, दिक्कत ये नहीं है, सवाल भी ये नहीं था। सवाल सिर्फ एसआईआर को लेकर है मोहम्मद जी, कि आप एसआईआर को लेकर इतना डरे हुए क्यों हैं? क्यों ये भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं? कभी ममता बनर्जी देते हैं, कभी आपके विधायक देते हैं। देखिए आर्या जी, हम लोग डरे हुए नहीं हैं। हम लोग आने वाले 2026 में चौथी बार फुल मेजोरिटी से 2021 से भी ज्यादा सीट ला करके दिखलाएंगे और 2026 में चौथी बार हमारी नेत्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान की दाव देके एकलौता, जैसा हमने कहा कि भारत का पश्चिम बंगाल एकलौता राज्य है, यहाँ हिंदू मुसलमान की कार्ड नहीं चलती है। यहाँ पार्टी कर रहे हैं, यहाँ पार्टी का लोगो फिर भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं आप लोग, फिर भी कर रहे हैं। राम रहीम का फिर भी जिक्र हो रहा है, दो धड़ों में बांटने की कोशिश हो रही है पश्चिम बंगाल की जनता को। 2 धड़ों में बांट रहे हैं आप लोग पश्चिम बंगाल की जनता को, राम और रहीम दो धड़ों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम होता ही नहीं है। चुनाव आयोग के द्वारा किया जा रहा है। उनको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि राम का नाम में ओके कर देने का है और रहीम का नाम में 10 सवाल पूछने का है। कब बोला चुनाव आयोग ने? कब बोला मोहम्मद जी, कब बोला चुनाव आयोग ने कि आप राम का नाम लेंगे? तो आयोग के इशारे पर जो काम हो रहा है, चुनाव आयोग के इशारे पर काम हो रहा है। ये इस तरह का कहीं होता किसी का कि हिंदू से सवाल नहीं पूछा जाए और मुसलमानों से सवाल नहीं पूछा जाए। ये तो हुआ फरक्का में, इसी वजह से तो इतनी बड़ी मामलात हुई, इतनी बड़ी बवाल हुआ। जो वहाँ के एमएलए जो बोले हैं, ये तो इसी कारण हुआ, नहीं तो बात ही नहीं होता। ये बात होने का तो रीजन हुआ है जब उनसे पूछ रहा है कि हिंदू और मुसलमान, जब मुसलमान का नाम आ रहा है 10 कागज दिए और हिंदू का नाम आ रहा तो 1 भी कागज नहीं दिए। ये कौन सा समझ दिए? ये है, ये कहाँ का अधिकार है? ये कौन हमें ये समझिए इस तरह का सवाल? ठीक है, जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं। अवरल जी, कहा ये जा रहा है कि भैया जो हिंदू हैं उनसे कोई सवाल नहीं किए जा रहे, उनसे पूछा जा रहा है कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं। जो हिंदू हैं उनसे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं लिया जा रहा पश्चिम बंगाल में, जो मुस्लिम है उनसे डॉक्यूमेंट्स लिया जा रहा है और नहीं दे पाने पे उनका वोट काटा जा रहा है।
ये आपके इशारे पे हो रहा है, आपकी पार्टी के इशारे पे हो रहा है? देखिए, प्रशासन में इस प्रकार से नहीं होता है, और जहां तक इनके आरोप है, आरोप अपने लगाए, लेकिन ये जो बहुत ही हास्यास्पद आरोप है कि हिंदू से ये मुसलमान से, हिंदू मुसलमान के आधार पर कुछ नहीं होता है। जिस तरीके की अलग ही कल्पनाओं में जी रहे हैं, अलग ही मुद्दे बनाने का काम कर रहे हैं, ये अपनी अलग ही कल्पना बनाए बैठे हैं, तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन हाँ, ये जरूर है, इनके आरोप में किसी प्रकार से कोई दम नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। नंबर 2, जहां तक विषय है हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध पारसी सब इक्वल हैं, और मैंने इस चीज को खुद देखा है। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो हिंदू और मुसलमान के आधार पर कभी कोई काम करते हैं ऐसा मैंने नहीं देखा। मुझे भी प्रशासनिक बंगाल में तो यही हो रहा है, इस वजह से ये बयान दिया गया विधायक की तरफ से। बैठ के देखा, कह रहे पश्चिम बंगाल में तो यही हो रहा है। आर्या जी, हाँ। आर्या जी, हमें एक मौका दीजिएगा। जी बोलिए। नहीं देखिए, पश्चिम बंगाल में ये हो रहा है, ये अपना आरोप लगाते रहे, लेकिन जो मैं अपनी बता रहा हूँ, मैंने ये स्पष्ट रूप से हर जगह देखा है, प्रशासन इस प्रकार से कार्रवाई कभी नहीं करता। और अच्छा, मैं ठीक तो है, अविरल जी, ठीक है, अविरल जी, समय का अभाव है, सुनिए अविरल जी, रुकिए, समय का अभाव है, तो 30 सेकंड में आप सिर्फ सवाल का जवाब आते हैं। मोहम्मद जी आते हैं, रुकिए, मोहम्मद जी आते हैं, रुकिए। अविरल जी, ये जो SIR अब आप लोग करवा रहे हैं, चुनाव आयोग अब कर रहा है, आरोप लगाता है विपक्ष की, भैया 2024 के जो चुनाव थे लोकसभा के, उससे पहले क्यों नहीं करवाया गया? अगर SIR करवाना ही था तो? इस देश में 9वीं बार SIR का कार्यक्रम, एक तरीके से शुद्धिकरण का कार्यक्रम हो रहा है। 9वीं बार तो आम चुनाव से पहले क्यों नहीं करवाया गया? नहीं देखिए, ये जिस प्रकार की ये बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से तथ्यहीन है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अगर मौजूद है तो इलेक्शन कमीशन अपने आधार पर, ये तो मुख्य चुनाव आयुक्त के भी ऊपर आरोप लगा देते हैं, अब सुनते हैं नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त के जो दायित्व है, ये आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब के समय भी था, और यही ईवीएम था जिससे मनमोहन सिंह साहब PM बने इस देश के। यही ईवीएम है जिसके माध्यम से ममता बनर्जी CM है। ममता दीदी इसी ईवीएम के माध्यम से चीफ मिनिस्टर बनी। राहुल जी, प्रियंका जी और अखिलेश जी, अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो इसी ईवीएम के माध्यम से हैं। जितने भी तमाम सारे राज्यों के मुख्यमंत्री, ठीक है मोहम्मद जी, आप अपनी बात 30 सेकंड में पूरी करिए। ठीक है अविरल जी, ओके डन। ठीक है मोहम्मद जी, आप अपनी बात 30 सेकंड में पूरी करिए। अविरल मलिक साहब बैठे हुए हैं, बहुत साफ लफ्जों में कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बौद्ध जैन को लेके चलती है हमारी पार्टी, और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास बोलते हैं। मैं इनसे सीधा सवाल करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। 240 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी का अभी है हमारे देश में, तो कितने इनके मुसलमान है बताइए तो जरा सा। ये बोलने जो हिंदू मुसलमान को लेकर चलते हैं, कितने MP मुसलमान है, कितना केंद्र में मुसलमान मिनिस्टर है, बताइए जरा सा। आप हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, अरे इस तरह की बात शोभा नहीं देते नेशनल TV पर चैनल पर बैठ करके। ठीक है, आखिरकार होगा हिंदू मुसलमान, आखिरकार आप लोग करेंगे हिंदू मुसलमान ही। ना शिक्षा पे बात होगी, ना रोजगार पे बात होगी, ना स्वास्थ्य पे बात होगी, घूम फिर के आप लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे बात करें। ओके डन। सुधीर जी आपके पास आते हैं। सुधीर जी 30 सेकंड, ठीक है, हो गया डन। ओके सुधीर जी 30 सेकंड में समय का अभाव है सर, माफ करिए रुकिए। आप इसका जवाब चाहिए हमें, आप कुछ नहीं जवाब दीजिए आप इसका। हाँ नहीं, आप लोग पता चल गया, डिबेट के एंड में पता चल गया कि आप लोग घूम फिर के हिंदू मुस्लिम ही करेंगे। सुधीर जी, आपको भी लगता है कि चुनाव, बिल्कुल आपने ठीक कहा। गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान साहब, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की बात कर रहा हूँ सर। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कितने हैं, मिनिस्टर कितने हैं? अरे समय का अभाव है, अरे आप लोग शांत हो जाइए, सुधीर जी को जवाब देने दीजिए। सुधीर जी बोलिए आप। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है देश की। जब देश आजाद हुआ मैडम, तो देखिए एक पार्टी ने मुस्लिम की तुष्टीकरण की राजनीति करी, और बीजेपी ने जब देखा कि ये उधर की राजनीति हो रही तो उन्होंने हिंदुओं की तुष्टीकरण की राजनीति शुरू कर दी। तो कोई भी पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति से उभरी नहीं है। अभी ये जो बात कर रहे हैं, क्योंकि 27% मुस्लिम आपकी आबादी है बंगाल के अंदर में, तो ये मुस्लिम वोट का तुष्टीकरण केवल पोलराइजेशन के लिए हो रहा है। जैसे अभी आपने कहा, कोई विकास की बात नहीं करेगा, कोई अपना विजन नहीं बताएगा, क्या काम किया वो नहीं बताएगा, केवल हिंदू और मुसलमान की बात करेगा और उस पर वोट बांटने का प्रयास करेगा। यही इनका एजेंडा है कुल मिलाकर सभी का। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का TV 100 के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि इस समय का अभाव था। और SIR को लेकर पश्चिम बंगाल में लगातार उथल पुथल मचा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, लेकिन TV 100 जनता का सवाल लेकर कल फिर हाजिर हो गए हम आपके साथ, नए मुद्दे के साथ और नए सवाल के साथ, क्योंकि जनता का सवाल है,
नेताओं से जवाब लेते रहेंगे।